बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत एक तरफ पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर हाउस के कुछ अफसरान को, कुछ बाबुओं को 4 तनख्वाहों का इनाम देने का इंकशाफ हुआ है। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब की जो रिपोर्ट आज शाये हुई है उसके मुताबिक इन अफसरान को ये इनाम गैर मामूली टास्क मुकम्मल करने पर दिए गए हैं। आखिर पाकिस्तान इतने टाइट हालात में है, जहाँ पे माली हालात बहुत ख़राब हैं और हम दुनिया से कर्ज मांग रहे हैं, अमदाद मांग रहे हैं, सरमाया लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब आप इस तरह के इनामात दे रहे हैं, इस तरह के पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, बोनसेस दे रहे हैं, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा तजाद है कॉल ऑफ फेल में। देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत इस हवाले से क्या जवाब देती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मामलात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। उनके सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर शहरयार खान आफरीदी ने एक पब्लिक गैदरिंग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर घुसपैठिए हैं जिन्होंने जमात पर कब्जा जमा लिया है। तो आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बार बार ये बहसो मुबाहिसा हो रहा है। कभी किसी के पोर्टफोलियोज चेंज हो रहे हैं, कभी वकला आपस में लड़ रहे हैं, इमरान खान से मुलाकात करने किसने जाना है किसने नहीं जाना, कौन कब जाएगा, कौन कहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करेगा जमात को। तो ये जो झगड़े हैं इससे जमात का क्या नुकसान हो रहा है, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा जनाब जो आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर है वो शहरियों के कत्ल से मुताल्लिक भारतीय वज़ीर दिफा का जो बयान है बहुत इश्ताल अंगेज़ है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उसकी मजम्मत की है, सेक्रेटरी खारजा ने इसको बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर कहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को भारत हमेशा हमारी कमज़ोरी समझता है। और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी सरजमीन पर शहरियों के कत्ल से मुताल्लिक ये कहा था कि ये हमारी यानी कि मोदी की पॉलिसी है कि कहीं पर भी कोई दहशतगर्द भारत में खलल डालने या दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाएगा तो हम वहाँ जाकर उसको मारेंगे। तो इस बयान का क्या रद्द अमल पाकिस्तान ने दिया है, पाकिस्तान के पास क्या फोरम्स हैं, भारत कितनी बार इस तरह के मामलात में एक्सपोज हो चुका है, दुनिया के कई ममालिक में रॉ के ऑपरेटर्स जिस तरह से गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं और एक्सपोज हुए हैं, गार्डियन की हालिया रिपोर्ट से क्या असर पड़ेगा भारत पर, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे जी। और जो पाकिस्तान की सियासत है, इस सियासत में इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला रुकता नहीं है। जजेस को खतूत जो मिले अभी तक कोई सिरा किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हाथ में नहीं आया कि ये खतूत आखिर क्यों भेजे गए हैं, किस पे दबाव डालना मकसूद था। तो इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है कमर ज़बान कायरा साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे गार्डियन की रिपोर्ट पे कमेंट करने के लिए। सबसे पहले चलते हैं कमर ज़बान कायरा साहब की तरफ। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कायरा साहब, इदारे एक दूसरे पे हमेशा इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान में करते रहे हैं, एक दूसरे की डोमेन में इंटरफेरेंस भी करते रहे हैं, लेकिन ये जो अभी सरदस्त मामला दरपेश है, जजेस को धमकियां में इस खतूत और उससे पहले 6 जजेस के ख़त का मामला, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप एक सीनियर सियासतदान होते हुए इस सिस्टम का हिस्सा आप रहे हैं, मुख्तलिफ हैसियतों में आपने काम किया है, ये कुछ नई चीज़ हो रही है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मदाखलती अमल के तो कई पहलू रहे, उससे तो इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे जज साहिबान ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया उसके कुछ रिपरकशंस भी थे। अब ये चीज़ें वो भी उसके साथ साथ जुड़ी देखेंगे आप। लेकिन उन्होंने जो बात चीफ जस्टिस साहब को कही, अब चीफ जस्टिस साहब उस पर अपना अदालती नुक्ता नज़र दे चुके हैं या अपना अदालती उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब जो जजेस को ख़त लिखे जा रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है और फौरी तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पॉसिबल टाइम में और किरदार पकड़े जाने चाहिए, क्योंकि इससे किसी एजेंसी का, किसी पाकिस्तानी इदारे का तो फ़ायदा क्या होगा। हाँ, उससे किसी की शरारत जो है, एतमाद साजी जो पहले ही बड़ी कमज़ोर है, एतमाद की फ़िज़ा उसको और ख़राब करने की कोशिश हो सकती है, उसको देखना चाहिए और फौरी तौर पर इस पर अमल इसका कला कमा होना चाहिए। लेकिन ये जो एक रवायत चल निकली है कि अदालतों के अंदर भी तकसीम है, हमने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह तकसीम देखी, अब हम हाई कोर्ट्स में भी देख रहे हैं। ज़ाहिर है जजेस भी सोसाइटी का हिस्सा, उनकी अपनी राय तो होती है, लेकिन इदारे के तौर पर इस तकसीम का नज़र आना आपके ख्याल में कोई नेक शगुन है, बदशगुनी है, इसका क्या हल करें?
जजेस बुनियादी तौर पे मुआशरे का बेहतरीन दिमाग तस्वर होते हैं। जी। उनके यहाँ तदब्बुर का बड़ा आला लेवल का मुजाहिरा होना चाहिए। समाज उनसे यही तवक्को करता है। उनको आम आदमियों की तरह अपने बिहेवियर, अपनी लड़ाई जो है वो नहीं लड़नी चाहिए। सो ऐसा होना किसी नेक बात का या किसी बेहतरी का सबब तो नहीं हो सकता। ये अनफॉर्चुनेटली एक गलत अमल है, अफसोसनाक है। मैंने यही कहा ना कि जज साहिबान को तो चाहिए कि वो अपना जो उनका रवैया है वो तो काम के लिए मिसाली होना चाहिए। लेकिन अगर कोई जैसे हमने एक मुबैना ऑडियो सुनी कि साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब उनसे कह रहे हैं जज किसी को कुछ तो वो दबाव नहीं है, और अगर कोई जो ये अभी इल्ज़ाम लग रहा है इस दबाव पे इतना वावेला है, तो अदालती अमल के अंदर जो सवालात हैं, जो तनाज़ात हैं, आपका ख्याल है कि ये सही वक्त है कि उसको भी ज़रा टेकअप कर लिया जाए, उस पर भी ज़रा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए? क्योंकि एजेंसियों पे तो हर कोई इल्ज़ाम लगाता रहा है, वो तो आसान काम लगता है पाकिस्तान में। जुडिशरी के हाथों पे तो इतने दाग हैं, अगर हमने वो धोने की कोशिशें शुरू की और उसके माजी में स्टेट में झांका तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है पहले ही जिस मुश्किल का सामना है, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उनका मुकाबला ही कर पाए तो बड़ी बात है। अब मजीद किसी बात को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये मामला ज़्यादा आगे चला तो मुझे लगता है कि कहीं उस तरह के मुतालबे भी ना शुरू हो जाए जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले पे एक एहतजाजी तहरीक चला रही है, और आप तो खुद शामिल थे जो इससे पहले अदलिया बहाली की एक तहरीक पाकिस्तान में चली है। तो आपको लगता है कि हालात वाकई ऐसे हैं कि पाकिस्तान को एक और ऐसी बड़ी अवामी तहरीक की ज़रूरत है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से सारे मामले में अलंबरदार बनने की कोशिश कर रही है, उस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? जी, तहरीक इंसाफ जो कुछ कर रही है या करने की तैयारी कर रही है वो कतन अप्रिशिएट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका हक है, बिल्कुल करें, पीसफुल मीन्स के जरिए करें और ऐसा रास्ता इख्तियार ना करें कि कानून हरकत में आए। अगर वो अपना एहतजाज करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि एहतजाज का हक उनको आइन और कानून देता है, माशरे समाज देता है। तो हमारी राय ये है कि उनको कानून के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज करना चाहिए। लेकिन कायरा साहब, मेंगल साहब की बात की जाए, अभी अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी राब्ते की खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मौलाना फजल रहमान साहब पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि मैं एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट तहरीक चलाऊंगा। आपको नहीं लगता कि एक पॉपुलर वेव है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया पाकिस्तान के अवाम को सबसे ज़्यादा लुभाता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे प्रोसेस में पॉलिटिकल लॉस अपना होता हुआ देखती है या नहीं? बहुत सारे मुबसरीन का ख्याल है कि अगर आप लोग जो हैं वो इस सारे प्रोसेस में इन जमातों को शामिल नहीं करेंगे, उनको टेबल पे नहीं लाएंगे, तो शायद आपको सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, जिनका आप जिक्र फरमा रही हैं ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं तो अजीब बात है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो खैर मुनासिब लफ्ज नहीं होता। हम पीपल्स पार्टी वाले हमेशा से अपने इदारों का सियासत में जो रोल है उसके खिलाफ रहे हैं। हम उन इदारों के, उनके वजूद के, उनके स्ट्रक्चर्स के खिलाफ कभी नहीं हुए। वो पाकिस्तान के दिफा वाले इदारे हैं, पाकिस्तान की सालमियत के दामन इदारे हैं, हमें उनकी तरफ इस तरह सवाल नहीं उठाते कभी भी हम। लेकिन हम उनके जो किरदार हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उनके ऊपर सवाल उठाते रहे हैं। तो ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि माजी में ये एक दूसरे को एंटी स्टेट कहते रहे हैं। खान साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में भी, मेंगल साहब के बारे में भी, महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में भी। सबसे ज़्यादा जो मौकरी उन्होंने की वो मौलाना फजल रहमान जैसी सियासी शख्सियत की थी। इसके अलावा भी जी ये तो उनके साथ इत्तेहादी तहरीक चला रहे हैं ना। वो चौधरी परवेज इलाही साहब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू कहते थे और फिर उनको अपनी जमात का सदर बना दिया। तो खान साहब करने को तो बहुत कुछ कर जाते हैं, कहते हुए वो लोगों को जब लुभाते हैं, उनको जब ख्वाब शराब दिखाते हैं तो उनका एक ऐसा इमेज बन गया है कि लोग उनके शराबों के पीछे भाग पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली, और अपने हकायक आंखें खोल के हकायक नहीं देखते। लेकिन उनको ये तहरीक अपना चलाने का मुकम्मल हक है। ये खान साहब एक्सपोज होंगे इन सारी कुव्वतों को जिनको कल वो मुखालफत करते रहे, आज साथ मिला के तहरीक चलाएंगे तो एक्सपोज होंगे। बिस्मिल्लाह, उनका हक है। आपको लगता है कि जो कोर कमांडर हाउस में
खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के इजलास की खबरें हैं। अलबत्ता उनके अगरचे उनके जो तर्जुमान हैं उन्होंने तरदीद की कि हम इफ्तार पार्टी में गए थे, लेकिन बहरहाल एक बड़े वाज़े लोग सबूत दे रहे हैं कि मीटिंग इस तरह की काबीना की वहाँ पे हुई है। एक तरफ आपने अवाम को सिविल सुप्रीमेसी का आप कहते हैं कि मैं चेहरा हूँ और मैं मज़ाहमत का चेहरा हूँ, दूसरी तरफ ये है, तो इसको कैसे देखा जाए? ये तो जी अवाम को सोचने की बात है। हमें तो कल भी कोई शक नहीं था, अब भी कोई शक नहीं है कि खान साहब जिस फिजा में हैं या जिस फिजा में वो बातें करते हैं वो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए, लोगों को पीछे लगाने के लिए इस तरह के नारे मारते हैं। वरना आपके पहले सवाल के जवाब में भी आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि उनका कहना कुछ और होता है, करते कुछ और है। ये भी उसी का शाखसाना है। बहुत सारे लोग इस तरह की खबरें मार्केट में फेंकते हैं कि खान साहब को कोई डील ऑफर हो रही है, उनको बाहर जाने का कहा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इल्ज़ामात लगा रही है, बुशरा बीबी को जहर देने का इल्ज़ाम है, चौधरी परवेज़ जिलाई साहब के हवाले से उनके साथ बुरे सलूक का इल्ज़ाम है। तो आप इस सारे प्रोसेस में से इस सियासी माहौल को कुछ बेहतर होता हुआ और सियासी जमातों को कुछ आगे निकलता हुआ देखते हैं? देखिए, गलत सलूक तो किसी से भी नहीं होना चाहिए, कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। और रही बात जमातों को इकट्ठा होना, ये ज़रूरत है पाकिस्तान की। और हमने तो हमेशा कहा है कि सियासी कुव्वतें इकट्ठी बैठेंगी तो मामलात का हल निकलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं, खान साहब समेत, जो इकट्ठा किसी के साथ बैठना नहीं चाहते, जो दूसरे किसी के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, अपना मैंडेट को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, दूसरे के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। अब इस सोच का क्या किया जाए? तो मुसद्दिक मलिक साहब ने कल एक शो पे कहा, जियो के प्रोग्राम शहजाद इकबाल साहब के साथ, कि अभी भी अगर वो बनाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी ने तो उनको कहा था कि आप गैर मशरूत तौर पे आके बात करें, अभी भी वो बनाना चाहते हैं हुकूमत तो बना लें। आपको लगता है कि अगर पीटीआई वाकई संजीदा है और मसाइल हल करना चाहती है तो उसके लिए ऑफर मौजूद है? मुस्लिम लीग की तरफ से होगी, मेरी तरफ से तो नहीं है। और आपके हवाले से और कुछ और दीगर नाम हैं, गवर्नर का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर लेके आना है पंजाब में, कुछ उसका बता दीजिए। ये जी क़यादत का फैसला है, जिसको चाहेंगे वो उसको ये इज्जत दे देंगे। और ये चारों सूबों के अंदर अभी गवर्नर साहिबान पुराने चल रहे हैं, जहाँ भी वो फैसला करना चाहेंगे, जहाँ जहाँ तब्दीली होगी वहाँ लोगों को ले आएंगे। हमारे भी दोस्तों के कुछ नाम चल रहे हैं, उसमें जिसको भी लाएंगे, हमारा सभी का अपना ही दोस्त होगा, हम में से कोई होगा। लेकिन जो सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब है, उसमें आपको लगता है कि कोई आईनी तौर पर आपके सामने कोई रुकावट है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अभी इलेक्शन मुलतवी हुआ है, या नहीं होगी कोई आईनी रुकावट उस तरह से? देखिए, अगर पीटीआई अपने उस मुतालबे को कि लेडीज़ की सीटें, स्पेशल सीटें हमें दी जाएं, वो खुद अपने हाथों एक गलत फैसले का शिकार हुए हैं। फिर वो अदालत में गए, इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात नहीं सुनी, वो अदालत में गए, अदालत ने फैसला कर दिया कि ये उनका हक नहीं बनता। अब वो अदालत की बात भी सुनने को तैयार नहीं है, और हट धर्मी की बुनियाद पे अगर वो कर रहे हैं तो किसी की हट धर्मी की बुनियाद पे आप अपने इदारों को तातल का शिकार नहीं कर सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे ना कि सेशन नहीं बुलाएंगे। जब तक सेशन, अगला जब सेशन होगा तो इन मेंबरान का सबसे पहले हलफ होगा, तो उस अजलास तक बहरहाल सेनेट को रोका तो नहीं जा सकता। तो आधे मेंबरान तो सेनेट के मौजूद है, रिप्रेजेंटेशन तो वहाँ मौजूद है। सो पहले भी फैसला है कि अगर कुछ मेंबरान किसी हाउस के अवेलेबल ना हो, और ये तो इलेक्ट तो वो हो चुके, नोटिफाई हो चुके, सिर्फ एक प्रोसेस है ओथ का, वो ओथ एक रिचुअल है, वो भी करना है। और उसको, उसकी बुनियाद पे आप ये कहें कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते और लंबे अरसे के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाए और ये हाउस तातुल का शिकार रहे, ऐसा नहीं होता। बल्कि मेरा ख्याल है अब इलेक्शन करा लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया कमर ज़ुबान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बहुत खबरें हैं उनके अंदर इख्तलाफात और उनके अंदर घुसपैठिए, उनके अपने लीडर्स ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें। कौन है वो घुसपैठिए, कुछ सवाल से बात करते हैं जो हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत किस तरह से अपने वादों को पूरा करने के लिए कोशिशें कर रही है और जमात के अंदर क्या इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो शेख साहब, ज़ाहिर है छोटे मियाँ साहब जो हैं वज़ीर आज़म साहब, वो जा रहे हैं IMF के साथ
मुज़ाकरात के लिए और हम सोच रहे हैं कि हमें और कर्ज मिल जाएगा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने वज़ीर ख़जाना के थ्रू प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करने वाले अफसरान की 4 तनख्वाहें बोनस के तौर पर अप्रूव कराई हैं। तो ये क्या है? एक तरफ कहते हैं वीआईपी कल्चर ख़त्म हो रहा है, मुझे रेड कारपेट रिसेप्शन ना दें, और अफसरान ने अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है तो वो ज़ाहिर है मुलाजम हैं सरकार के, वो इसी काम के लिए उनको भर्ती किया हुआ, नहीं? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। हालांकि मेरा ख्याल है, मैं बड़ी बेशतर दफ़ा कह चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कह देता हूँ। मेरे ख्याल में मैं इस सोच का हामिल हूँ कि जब आप पे इस किस्म के हालात पैदा होते हैं ना, तो आप अपने वो अखराजात जो बिल्कुल गैर ज़रूरी होते हैं उनको आप ख़त्म कर देते हैं, कट शॉट लगा देते हैं उस पर आप बिल्कुल। और दूसरे जो अखराजात जिसके बगैर आपका गुजारा हो सकता है, आप उसको भी छोड़ देते हैं। तीसरे वो अखराजात होते हैं जिसके बगैर गुजारा नहीं, लेकिन आप उसमें भी कमी लाने की कोशिश करते हैं। तो आप जो मुझे खबर सुना रही हैं, वो तो यूं लगता है कि ऐसे आपका खजाना लबालब भरा है और उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसे मतलब ही। वो तो आप देती जाइए। अगर आप जरा गौर कीजिएगा ना, मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। जी। आप पीआईए को उठा के देख लीजिए, आप बाबडा को दिखा के देख लीजिए, आप रेलवे को उठा के देख लीजिए। आपको अंदाजा होगा कि पीआईए में अगर कोई मुलाजिम, अगर एक्स मुलाजिम भी, आप ये समझ लीजिए कि रिटायर्ड मुलाजिम भी अगर उसमें ट्रेवल करता है, तो उसको कनाडा, मतलब ये मुझे कल ही पता चला, कनाडा की टिकट जो है उसको सिर्फ 28,000 देना पड़ता है, और टिकट है वो 7.5 लाख की। आप इस सारे हालात में आप कैसे समझते हैं कि आप तरक्की करेंगे, आपके जो अदारे हैं वो और ये आपका सब कुछ, और ये सब कुछ करते हुए आप कर्जा भी मांग रहे हैं। वो क्या है, कर्ज की पीते थे मैं, ये वही वाला हिसाब है कि आप जो हैं वो कर्ज भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आपके हालात इसमें ये हैं। तब्दीला इसमें तब्दीला एक ऐसा कदम और ऐसा जुर्माना कदम कि आप सियासत को जरा एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। आपके नजदीक अगर कोई चीज अहमियत रखती है तो वो आपका मुल्क है, वो बिल्कुल। आपके 24-26 करोड़ आवाम है जो आपकी तरफ मुंह उठा के देख रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप चंद लोगों को या चंद अशखास को आप खुश करके आप बेहतर नताइज दे सकते हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है। ये हर दफा होता है, और हर दफा उसके नताइज तो ऐसे नहीं निकलते, वो तो नताइज वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसमें हाँ, ये कहते थे। ब्रोक्रेसी का भी तो कोई किरदार होना चाहिए ना, जो इस तरह की चीज़ों को अप्रूव करते हैं। किसी ने ज़ाहिर है ये आइडिया दिया होगा कि बड़े तीर मारे हैं ब्रोक्रेसी ने, कुछ अफसरान ने, बाबुओं ने, उन्होंने बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। सोर्सेज ने इस खबर में ये कोट किया जी कि कुछ टास्क थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इन अफसरान ने पूरे किए, जिसकी वजह से ये इनाम के वो हकदार हैं, यानी कि 4 तनख्वाहें। मैं वही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो एक कमिटमेंट वाली चीज है ना, वो तो खत्म हो गई। अगर आप तो एक लालच में काम कर रहे हैं, आप उसके बगैर तो आप फिर आइंदा के लिए एक ट्रेडिशन बन जाएगी, तो आप उसके बगैर तो आप चलेंगे नहीं। सही। इसका मतलब है कि आप अगर पैसे लेंगे, एक्स्ट्रा पैसे आप पेमेंट करेंगे, तो आप एक्स्ट्रा काम कर देंगे। तो ये तो कोई मेरे ख्याल में ये तो कोई मुल्क चलाने वाला तरीका नजर नहीं आता। बहरहाल वो बेहतर समझते हैं, वज़ीर आज़म है, वो समझते हैं कि इस तरह करने से बेहतर नताज आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में शायद उनकी डांस में या उनके सोच में ये बेहतर तरीका होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं आपके मुल्क के, मुआशी हालात, अंदरूनी हालात, उसमें बैरूनी उसमें ये हालात, कोई मुनासिब बात नहीं इसके आपको लग रही। ज़रा कुछ आगे भी बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि राना सनौला साहब ने अभी हाल ही में ये कहा है कि जो इमरान खान साहब के केसेस, जिस तरह से उनको सज़ाएं हुई आखिरी 3 हफ्तों में इलेक्शंस से पहले, उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को एक तो नुकसान पहुंचा, खान साहब को जो फेयर ट्रायल नहीं मिला, इतने सुकम उसमें रह गए हैं, वो जहाँ भी जाएंगे उनको रिलीफ मिल जाएगा। आप भी एग्री करते हैं इस बात से? एक सज़ा दी, दूसरी सज़ा दी, मतलब 10 दिनों के अंदर तीन केसेस को ऐसे लपेटा गया कि बस जैसे पता नहीं कौन सी क़यामत आ रही है, और उसके बाद पता नहीं ये सज़ा हो जाएगी तो खान साहब की सपोर्ट बेस जो है वो कहेगी कि हो ये तो बड़ा बुरा आदमी है। वो तो आप पहले कई दफ़ा उनके बारे में देखे चीज़ें होती रही हैं, उनकी सपोर्ट बेस तो उनको बुरा नहीं समझती।
मेरा ख्याल है तंजीमा, मैं जो आपकी बात समझ चुका हूँ, ये जो आप बात कर रही हैं सारी की सारी आपके इमरान के केसेस के दरमियान घूमती है और उसके हालात के दरमियान घूमती है। मैं आपको एक गुजारिश करूँ, इसमें बहुत सारा अमल दखल इंसान का अपना होता है। आपको ऐसा रवैया, ऐसा एक एटीट्यूड अपना रखना चाहिए। सियासत में साथी दुश्मनी जो है वो मुनासिब नहीं, और सियासत में नफरत और आलत जो है वो एक हद तक बेहतर रहती है। अगर उसकी हद खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद उससे नताइज बड़े खतरनाक निकलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को अब भी, मेरा अपना ख्याल है कि अब भी उनको अपने मामला को बड़ा ठंडे दिमाग से, अभी तो उनके पास इतना वक्त है, वो देख सकते हैं, रीएड्रेस कर सकते हैं अपने एटीट्यूड को रीड्रेस कर सकते हैं, अपने दोस्तों की फहरिस्त को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने साथ रखना जो लोग हकायक और सच बताएं, वो मेरे ख्याल में आपकी सियासी जमात के ऐसे होते हैं। लेकिन 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 यहाँ वो बदकिस्मती लेकिन है। राना सनाउल्लाह साहब जो आपकी जमात के लीडर हैं, उनको तो ये लग रहा है कि जो केसेस हैं उनकी सजाएं होने से खान साहब को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नून लीग को नुकसान हुआ है। आपको लगता है कि नुकसान हुआ बात आपका? नुकसान या फायदे की नहीं है तब्दीला, बात नुकसान या फायदे की नहीं है। आप देखें, मैं आपको गुजारिश करूँ, मैं इस तकलीफों से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है। आप ये ध्यान में रखें कि जो वक्त आपका जाया हो जाता है, जो वक्त आपका खो जाता है, वो वापस नहीं आता। आप ये ठीक कह रही हैं कि उसको फायदा हुआ, उसको नुकसान हुआ। नुकसान तो आपने सर में मारना या फायदे को आपने सर में मारना जब आपका वक्त ही आपका नहीं रहा, जब आपने अपना एक कीमती वक्त अपना जो है वो इस तरह जाया कर दिया। तो आप क्या समझती हैं, इसका फायदा क्या हो या इसका नुकसान किसको क्या हो? ये चीज सोच जो है, ये मेरे मेरे ख्याल में ये सोच बिल्कुल गलत है। ये आखिर एक खुदावंद करीम की एक नेमत है, जी जी। जिंदगी और ये लम्हात, वक्त एक अल्लाह का एक इनाम है। और उस इनाम को अगर आप खो देते हैं तो मेरे ख्याल में आप अपना ही नुकसान करते हैं। भले आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग हो गई, आपके लोग बहुत चाहने लग गए। हाँ, माजी से सीखो, माजी से सीखो। ठीक है, एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे कुछ अहम मौजू जो कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है, और फिर आखिर में बात करेंगे गार्डियन की रिपोर्ट के हवाले से। जी हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई और साबिक सूबाई वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफजई साहब, जो एक कोर कमांडर हाउस में काबीना के इजलास की खबरें हैं, बैरिस्टर सैफ ने उसकी तरदीद की है, लेकिन आपकी अपोजिशन जमातें मानने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों काबीना के सारे लोग कोर कमांडर हाउस गए थे? इफ्तार करने गए थे या वाकई कोई ब्रीफिंग लेने देने गए थे, या कैबिनेट का इजलास वहाँ पर हुआ है? क्या क्या कहानी है असल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कैबिनेट का इजलास तो आपको पता है कि सीएम के चेयरमैनशिप के अंडर होता है। बाकी तो कैबिनेट इजलास नहीं हो सकता है, कोई और उसको चेयर नहीं कर सकता है कानूनन। दूसरी बात यह कि देखें, हमारी कुछ रिवायत हैं और उस रिवायत पे भी चलना होता है। जब आपको इनवाइट किया जाता है, और फिर रमज़ान मुबारक है, तो एक तो ये था कि कैबिनेट को इनवाइट किया था उन्होंने अफ्तारी के लिए, वो चले गए, एक अच्छा गेस्टर था। दूसरा जो है कि इस सूबे के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, और पहले फाटा जो है वो वफाक के साथ होता था, लेकिन अब फाटा जो है वो डायरेक्ट सूबे के साथ है। तो डेफिनेटली अब सूबे के अंदर जो मामलात होंगे, नए ऑपरेशंस होंगे या कुछ और होगा, सिक्योरिटी इदारे क्या करना चाहते हैं, कैसे जो है दहशतगर्दी से निपटने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली वज़ीर आला और कैबिनेट को तो एतमाद में लेना होता है। लेकिन यूसुफजई साहब, तो जो उनको आप ब्रीफिंग दी गई। हाँ, लेकिन शौकत साहब, जो आप कौमी सतह पर जो आपकी सपोर्ट बेस है, आपके कुछ लोग हैं वो अस्करी क़यादत के बारे में मुसलसल मनफी मुहिम चलाते हैं, शोदा की का मजाक उड़ाते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जो दहशतगर्दी का चैलेंज है वहाँ पे तो सिक्योरिटी आपको फ़ौज ने ही फराहम करनी है, किसी और ने तो करनी नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि ये भी तजाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में और उनके बयानिए में? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ है पीटीआई के खिलाफ। अगर कोई प्रोपेगेंडा कामयाब हुआ है तो वो यही हुआ है अपोजिशन का। देखिए, फौज हमारी फौज है, हमारा लीडर कह रहा है कि ये मेरी फौज है। ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है? आज अगर
बाजवा के खिलाफ मुस्लिम लीग नून वाले खुलकर बात कर रहे हैं, या फिर हमीद के खिलाफ कर रहे हैं, या किसी और के खिलाफ कर रहे हैं, तो इस तरह इंडिविजुअल किसी के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये तस्वर करना कि फौज के खिलाफ है तहरीक इंसाफ या सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ कैंपेन चल रही है, बहुत ही गलत, बहुत, मैं उसकी सख्ती से तनकीद करता हूँ। फौज से हमें मोहब्बत है, प्यार है, हमारी फौज है, हमारे लिए लड़ रही है, हमारे लिए सरहदों की हिफाजत कर रही है, हमारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लड़ रही है, और हमें पता है कि दहशतगर्दी में इनका क्या रोल रहा है, कितनी कुर्बानियां दी है हमारे इदारों ने, पुलिस ने, फौज ने। ये बात बिल्कुल गलत है, एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, और बदकिस्मती से उस प्रोपेगेंडे से जो है वो नेगेटिव फैल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, लेकिन अब जो आपके अपने अंदरूनी मामलात हैं कुछ उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। शहरयार आफरीदी साहब ने एक धुआंधार खिताब किया है एक पब्लिक गैदरिंग से, और उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर समेत तमाम लोगों को बता रहा हूँ कि घुसपैठियों को पार्टी से निकालें, पार्टी में जो है वो लोग बाहर से ला के बिठाए गए हैं और जो वर्कर्स हैं उनको पीछे कर दिया गया है। आपको भी ऐसे लगता है शौकत यूसुफजई साहब? कौन है घुसपैठी है, किसने हाईजैक कर ली ये पार्टी? देखिए, जब जमहूरी पार्टी होती है ना, तो जमहूरियत के अंदर ये चीजें होती हैं, हर एक को अपना हक होता है अपने राय के इजहार कर लो, जहाँ वो समझते हैं कि ज्यादती हो रही है, तो यही खासियत होती है अच्छे वर्कर की, वो पार्टी के साथ खड़ा होता है। शहरयार अफरीदी पार्टी के साथ खड़ा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्टी के साथ खड़े हैं। जहाँ हमें गलत नजर आएगा वो खुलकर बात करेंगे, और अगर उसने कोई बात की है तो बिल्कुल वो पार्टी उससे पूछ लेगी, बता देंगे वो कि जी ये घुसपैठियां हैं, ये फलां जो है ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम किसी गलत आदमी को ना सपोर्ट करते हैं, ना उसकी हिमायत करते हैं पार्टी में। अगर है ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त इमरान खान जेल में है, और बहुत सारे लोग नए आए हैं और वो क़यादत संभाले हुए हैं, और हमें उन पर एतमाद है, और उनकी कुर्बानियां भी हैं, उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। तो अगर उनमें से कोई एक आधा कोई पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, आप भी इस तासुर को रद्द नहीं कर रहे कि देयर आर पीपल जो पार्टी को शायद नुकसान पहुंचा सकते हैं या घुसपैठिए की किसी डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं? जी, मैं तो किसी को नहीं कह सकता, मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा पता है कि कोई इस तरह है, लेकिन शहरयार चूंकि इस्लामाबाद में रहते हैं ज्यादातर, जी। और पार्टी भी ज्यादातर वहीं, लीडरशिप भी वहीं पर है, तो मैं भी उनको हो गया हो, मालूम हो चुका हो कि कोई बंदा ऐसा है जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके खिलाफ तो एक्शन हो सकता है, बिल्कुल होगा, हम करेंगे इंशाल्लाह। हम तो किसी, देखिए हम ये जो पार्टी है बड़ी कुर्बानियों से अब बनी है, अब ये वो पार्टी नहीं रही है जिसको लोग कहते थे ये बर्गर पार्टी है। ये इसके वर्करों ने साबित कर दिया है कि वो इमरान खान के असली सिपाही हैं, और उन्होंने साबित भी कर दिया है, बहुत सारी मुश्किलात भी देख ली। तो अब उसके बाद अगर कोई इससे नाजायज फायदा उठाकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की या खुद लीडर बनने की कोशिश कर रहा है इस हालात से फायदा उठाने के लिए कि इमरान खान जेल में, तो उस चीज को, उसका रास्ता इसलिए रोका जाएगा कि वर्करों के अंदर मायूसी न हो। बिल्कुल ठीक। वर्करों ने कुर्बानियां दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हम अपने वर्करों की कदर करेंगे, हम वर्करों की वजह से ही पार्टी जिंदा है। तो अगर वर्करों की इज्जत ना हुई, शहरयार जैसे लोगों की इज्जत ना की गई, उनको एकोमोडेट ना किया गया, तो डेफिनेटली पार्टी को नुकसान होगा। जी, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पॉलिसी पे हमारे साथ बात की। और अब हम एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ बढ़ेंगे जनाब, गार्डियन की नई रिपोर्ट और किस तरीके से दूसरे ममालिक की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए भारत पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्द कार्रवाइयों में ना सिर्फ मुलविस है बल्कि बहुत सारी जो शख्सियात हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके कत्ल में भी उनके मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है गार्डियन की नई रिपोर्ट पे। और उस पर जो ढिठाई से और बेशर्मी से उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, पाकिस्तान ने उसकी पुरजोर मजम्मत की है। लेकिन पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि कनाडा की बात की जाए, जो इंसाफ का इदारा है अमेरिका का, उसकी बात की जाए, बहुत सारे ऐसे इदारे ऑन रिकॉर्ड हैं आपके भारतीय रॉ के जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो मुख्तलिफ शख्सियात के कत्ल में मुलविस रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो कि साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला भी हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। ये गार्डियन की नई रिपोर्ट, भारत पहली बार एक्सपोज नहीं हो रहा, कई बार इस तरह के मामलात में एक्सपोज हो चुका है, लेकिन आप कैसे देखते हैं उनके वज़ीर जो हैं उनके बयान को, और वो ये कहते हैं जी कि ये तो मोदी की पॉलिसी है कि हम घर में घुस के मारेंगे। नीला बात यह है कि ये तो पहले ही ये इनका सब कुछ भांडा फूट चुका है। पहले इन्होंने कनाडा में एक सिख लीडर को मारा, इन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट्स में मारा, और वो क्लियर हो गया यूनाइटेड स्टेट के
CIA ने, कैनेडा ने, उन हर एक ने बता दिया, प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट किया, यूरोपियन यूनियन में देख लें। उसके बाद अब उन्होंने क्लियर पाकिस्तान में आपके सामने किस तरीके से 20 लोग हमारे मारे गए हैं 20 से लेकर 2024 तक। और वो ओपनली गुलफिसन यादेव की मिसाल है कि ये एक मुल्क है जो इतना बड़ा रोग बन चुका है। ये 4 का जो टोला है, नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है, जी। और फिर उसके साथ राजनाथ सिंह जिसने ये स्टेटमेंट दिया, डिफेंस मिनिस्टर है, अमित शाह इंटीरियर मिनिस्टर, ये जो वर्ल्ड सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये 4 मिलके पाकिस्तान, मुसलमान, कश्मीर एंटी पॉलिसी पर हैं, इवन एंटी माइनॉरिटीज भी हैं जो वहाँ पर मूवमेंट चल रही हैं। इस वक्त उन्होंने एक्सेप्ट किया पाकिस्तान को इसके ऊपर बहुत सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है। हमारी प्रॉब्लम मुल्क की ये कि हम 1 महीने 20 दिन के अंदर सब चीजें भूल जाते हैं। इट मस्ट बी फॉलोड अप। हमें इसके लिए बहुत बड़ा डोजियर तैयार करना चाहिए, और उसके बाद हमें जो अपने OIC के फोरम पे जाना चाहिए, वहाँ इस्लामिक मालिक को बताएं कि व्हाट इंडिया इज डूइंग विद मुस्लिम। फिर हमारा रीजन में 2 न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों के पास वीटो पावर, रशिया, चाइना, ईरान, इनके वैसे मुल्क हमारे नेबर है। इन सेंट्रल एशिया से बात करें जी, ये जो इंडिया कर रहा है इसके फॉल आउट अल्टीमेटली पूरे रीजन में जाएंगे और दुनिया में जाएंगे। व्हाट दे आर सही, ये हमें बड़ी सिक्सटक इसके खड़े होने की बात है। और फिर गुलशन यादेव को जो पकड़ा हुआ, नाउ इज द टाइम वी शुड टेक दिस प्रोजेक्ट को, इसको हमने लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाए। लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब बाकी ममालिक में अब जो एक्सपोज आपने देखा कि जिम्बाब्वे में क्या हुआ, कनाडा में क्या हुआ, फिर अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि इनके ऑपरेटर्स जो हैं वो मुलविस थे, और इवन जो अब गार्डियन की रिपोर्ट है वो वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अंदर और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में कुछ कत्ल हुए उनकी बात करी है। तो आपको लगता है कि ये जो ग्लोबल एक फिनोमेना बन रहा है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सारे मिलके और पाकिस्तान उसमें कोई लीड ले सकता है? समीला देखें, ये सब ममालिक को पता है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इंडिया डूज इन एनी अदर कंट्री। सही, लेकिन उनके अपने जो इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट भी हैं, उसके बाद इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी हैं। इंडिया को अमेरिका यूज करते हैं प्रॉक्सी पाकिस्तान चाइना के लिए, सीपैक ना बनाने के लिए। फिर वो बलूचिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में क्या करें, एवरीबडी नोज इट। नाउ इज द टाइम। एक इंडिया ने ये सोचा, इसलिए भी छोड़ा मेरे हिसाब से कि इलेक्शन आ रहे हैं इस महीने के एंड में। सो ये एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम ये जो वोट है ना, ये लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अब एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं सबको मिला के और जबरदस्ती वोट लेंगे, दोबारा जीत जाएंगे। ये एक तो इसलिए छोड़ा गया। सही। नंबर 2 उसके बाद ये कि हमें गुलबशन यादेव की केस को अब लेके चलना चाहिए आगे, इसको लॉजिकल कंक्लूजन में लेके जाए। ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड सो दैट पाकिस्तान एक्सर्ट एंड शो दैट वी आर ए न्यूक्लियर कंट्री। हम इस्लामिक मुल्क हैं, हमारी फौज बहुत लड़ाका है, और हम अब हर हालत में इसके फैसले को लॉजिकल कंक्लूजन में लेंगे ताकि इनको थोड़ा सा पिंच हो, पता चले। और अभी ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो इलेक्शन आ रहे हैं, ये कोई फ्लैग ऑपरेशन कर फॉल्स फ्लैग करेंगे तो ये करेंगे लड़ाई। सही है। वो जो फॉल्स ऑपरेशंस की इनकी हिस्ट्री आप समझते हैं कि इलेक्शन से कुछ ऐसा भी कर सकते हैं टैक्टिक्स के लिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। और भारत को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट जैसे जो ऑपरेशंस हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की तरफ इस तरह की नज़र डालते हुए, पाकिस्तान के हवाले से इस तरह के बयान देते हुए, इंटरनल पॉलिटिक्स, इलेक्शंस जो पाकिस्तान से नफरत और दुश्मनी की बुनियाद पर मोदी सरकार जीतना चाहती है, काफ़ी सारे मोटिव्स हैं जी। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।